जैसे ही आप समुद्री लुटेरों का नाम सुनते हैं तो आपके सामने नाम आता है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। मगर क्या ये लोग ऐसे ही होते थे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? ये कहानी है उन लोगों की जो जमीन के कानून से भागकर समंदर के कानून के मालिक बन गए। आंखों पर पट्टी, लकड़ी की टांग और कांधे पर तोता। हकीकत या फिर अफसाना, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पायरेट्स यानी समंदरी डाकू ये कोई आज के डाकू नहीं बल्कि इनकी तारीख बहुत पुरानी है, लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी। पायरेट्स से मुराद वो लोग होते हैं जो समंदर में जहाजों पर हमला करके लूट मार करते हैं, यानी बहरी डाकू। ये समंदरी लुटेरे, इन्हें आमतौर पर सी रोवर्स भी कहा जाता है, जो नहते तिजारती जहाजों को काट लेते और बाज़ औक़ात मुसाफिरों को कैदी बना लेते थे। खजाने की लूट मार और ऊंचे समंदरों पर झाड़ू फेरने की अफसानवी दास्तान लातदाद किताबों और फिल्मों का मौजू रही है, जिसमें तारीख के एक शानदार और तारीखी वर्जन को दिखाया गया है। लेकिन हजारों सालों से इन समुद्री लुटेरों ने तिजारती बहरी जहाज़ों और बहरिया के जहाज़ों को एक बहुत ही हकीकी और बारहमासी खतरा पेश किया और तमाम बड़ी रियासतों के लिए वबाल बने रहे, और इन रियासतों को इनके गजब का सामना करना पड़ा। समंदरी लुटेरों की तारीख कुछ कदीम तरीन सल्तनों तक फैली हुई है, जो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो तहजीब की तरह पुरानी है, बगावत और ताकत की। सबसे कदीमी लुटेरे, जिन्हें समंदरी कौम भी कहा जाता है, सी पीपल्स थे। ये कौम तकरीबन 1200 BC के करीब सामने आई, यानी जब दुनिया में कांसी का ज़माना ख़त्म हो रहा। ये कौम बहिरा रोम के शुमाली और मगरबी साहिलों से बड़े लकड़ी के जहाज़ों पर सवार होकर मशरकी इलाकों तक पहुंचे। ये कोई एक कबीला नहीं था बल्कि कई गिरोहों का ग्रुप था, जिनमें फलसत, शर्डन, लूका, डैनियन, शेकल और तरमिश वगैरह। ये लोग अचानक मुख्तलिफ इलाकों में नमूदार होते और बड़े बड़े शहर तबाह कर देते थे, इसलिए इस ज़माने के लोग इनसे बहुत खौफज़दा थे। ये कहाँ के थे? इनके असल इलाके के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये एक्चुअली कहाँ से आए थे। कुछ समंदरी अक़वाम मगरबी इलाकों से आई, कुछ जजीरों पर रहती थी। कई इलाकों में कहत, ज़लज़ले और जंगी हुई थी, जिसकी वजह से ये लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए। इन इलाकों की तबाही के बाद ये लोग नई ज़मीन और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकले। दोस्तों, सी पीपल्स हमले इसलिए करते थे कि वो मजबूर भी थे और ताकत भी दिखाना चाहते थे, क्योंकि उनके अपने इलाकों में बारिशें कम हो गई, खेती बर्बाद हो गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा। भूख ने उन्हें मजबूर किया कि वो दूसरे इलाकों पर हमला करें। ये बहरी डाकू सिर्फ लूट मार नहीं करते थे, बल्कि वो अपने खानदानों के साथ आते थे। ऐसी ज़मीन चाहते थे जहाँ रह सके और खेती कर सके, इसलिए वो पूरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करते। और इस ज़माने के साहिली शहर बहुत अमीर थे, तिजारत का मरकज़ थे। सी पीपल्स इन शहरों पर हमला करते, अनाज, सोना और सामान लूटते थे। एक सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई बदनाम डाकू थे? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। बदनाम इसलिए कि साहिली शहरों पर हमला करते थे, लूट मार और तबाही फैलाते, सल्तनतों को कमज़ोर कर दिया। और दूसरा, ये सिर्फ डाकू नहीं थे, ये पूरे ख़ानदानों के साथ आते थे। औरतें, बच्चे, मवेशी साथ होते थे। इसका मतलब ये है कि ये नए इलाकों में बसना चाहते थे, यानी ये सिर्फ लूटने नहीं बल्कि नई ज़िंदगी शुरू करने आए। सी पीपल्स के हमलों के बाद बड़ी रियासतें टूट गई, शहर जल गए, तिजारतें ख़त्म हो गई और इसके साथ साथ कांसी का ज़माना भी ख़त्म हो गया। यही वाक़यात तारीख़ में ब्रोंज़ एज को लैप्स कहलाता है। दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयरन एज तकरीबन 1200 BC के आसपास शुरू हुआ, यानी ब्रोंज एज के फौरन बाद आयरन एज शुरू हो गया। कांसी की जगह लोहा इस्तेमाल होने लगा, हथियार सस्ते हो गए और मजबूत हो गए। आम लोग भी जंगी ताकत हासिल करने लगे, नई कौमें उभर कर सामने आई। ये तब्दीली बहुत बड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे आज डिजिटल रेवोल्यूशन। आयरन एज में समंदरी और ज़मीनी तिजारत बहुत बढ़ गई थी।
लोहा, अनाज, सोना और कपड़ा वगैरह समंदरी रास्तों से भेजने लगे। जहां माल होता था वहां डाकू आसानी से निशाना बन जाते थे। इसके अलावा इस दौर में मजबूत जहाज बनने लगे, लोहे के हथियार आए जैसे तलवार और नेजा। इससे डाकू ज्यादा खतरनाक और कामयाब हो गए। आयरन एज में हुकूमतें कमजोर हो गई थी, हर जगह मजबूत फौज या मजबूत नेवी नहीं थी। साहिली शहर और ताजरों को निशाना बनाना आसान था। डाकू अचानक हमला करके माल लूट कर फरार हो जाते थे। ये इतने खतरनाक थे कि लोग इनके किस्से सुनाते। ताजरों में खौफो वहरास पैदा हुआ। कुछ डाकू तो इतने खतरनाक हो गए थे कि शहर तक उन्हें भत्ता देते। लोहा यानी आयरन एज, जमीनें हिलाने के औजार, मजबूत तलवारें और ताकतवर हथियार लोहे से बनने लगे। शहर बड़े हुए, तिजारत का दायरा बढ़ा और बंदरगाहें रौनक से भर गई। और वहीं समंदर के गहरे पानियों में छुपकर बहरी डाकू अपनी छोटी कश्तियों पर छुपकर ताजरों का माल लूटने लगे। संभलो, ये सी पीपल्स और यूनानी साहिलों के खतरनाक पायरेट्स थे, जो अचानक आते और किले और बंदरगाहें लर्जा देते। तब इंसान ने ना सिर्फ लोहे की ताकत सीखी, बल्कि समंदर की धूप, तूफान और डाकुओं की चालाकी से भी नबर आजमा होना सीखा। आयरन एज खत्म होने के बाद शुरू होता है इन समंदरी लुटेरों का अरूज का वक्त। सतारहवीं सदी के वस्त में जब समंदरों पर रियासतों की हुक्मरानी कमजोर पड़ रही थी, एक नया और खौफनाक दौर जन्म ले रहा था। ये वो जमाना था जब कानून की गिरफ्त ढीली, खजाने समंदरों में बहते और स्याह झंडे अफक पर नमूदार होने लगे। तारीख ने इस दौर को गोल्डन एज ऑफ पायरेट्स का जमाना कहा। एक ऐसा दौर जो तकरीबन 1650 से 1730 तक दुनिया के समंदरों में छाया रहा। दोस्तों, वैसे तो समंदरी डाकुओं की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इनका पीक टाइम 1690 से 1720 तक था, जिनमें सबसे मशहूर और ख़तरनाक डाकू थे ब्लैक बेयर्ड और कैप्टन किड वगैरह। अब बात करते हैं कि फिल्मों के पायरेट्स और हकीकत के पायरेट्स में क्या फ़र्क था। दोस्तों, फिल्मों के डाकुओं और हकीकत के डाकुओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले डाकू अक्सर रोमानवी हीरो होते हैं, हमेशा हंसने वाले, आज़ादी के मुतवाले, लंबी तकरीरें करने वाले और तलवारबाजी के माहिर, जबकि असल लुटेरे इंतहाई सख्त, अमली और मौका परस्त लोग थे, जिनकी ज़िंदगी गंदगी, बीमारी, भूख और मुस्तकिल खतरों से भरी होती थी। फिल्मों में वो हर वक्त लड़ते और कत्ले आम करते नजर आते हैं, मगर हकीकत में समंदरी डाकू लड़ाई से बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनके लिए हर जख्मी आदमी नुकसान था। इसलिए वो खौफ, झंडों और धमकी से जहाज सरेंडर करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा फिल्मों में इनका कोई कानून नहीं होता, जबकि असल में इनकी अपने सख्त ज़ाब्ते, वोटिंग सिस्टम और माल की मुनसिफाना तकसीम थी। फिल्में इन्हें बेहद बेमकसद वहशी दिखाती, मगर हकीकत में सिस्टमैटिक नेटवर्क, तिजारती रास्तों की मुकम्मल समझ और सियासी हालात का फ़ायदा उठाने वाले चालाक लोग थे। यानी असल डाकू कम ड्रामाई मगर कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और हकीकत पसंद है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि लकड़ी की टांग होती है, आंखों पर पट्टी बंधी होती है और कंधे पर तोता होता है। क्या ये हकीकत में भी ऐसा था? दोस्तों, बिल्कुल, ये हकीकत पर मबनी है, मगर थोड़ी सी एग्जैगरेशन के साथ। दरअसल असल समुद्री डाकुओं में वाकई कुछ लोग लकड़ी की टांग रखते थे, क्योंकि लड़ाई में तोप या तलवार से टांग कट जाती, इन्फेक्शन का इलाज भी नहीं था, इसलिए काटना पड़ता। लेकिन हर डाकू ऐसा नहीं था, फिल्मों ने इसे आम बना दिया। आई पैच, आंख पर पट्टी बांधना, ये ज़्यादातर फिल्मी मिथ है। हकीकत में कुछ डाकू एक आंख से जख्मी होते थे, लेकिन अक्सर पट्टी अंधेरे में देखने की आदत के लिए होती थी, यानी एक आंख अंधेरे के लिए महफूज रखते ताकि नीचे डेक में फौरन देख सके। ये ट्रिक कम डाकू ही इस्तेमाल करते, सब नहीं। पैरेट, ये तकरीबन 100% फिल्मी इजाद है। असल डाकू तोते या बंदर बेच दिया करते थे, क्योंकि वो कीमती थे, मगर जंग के दौरान कंधे पर तोता रखना नामुमकिन।
طوطا دراصل فلموں میں ایگزوٹک لک کے لیے شامل کیا گیا۔ دیکھیں، لکڑی کی ٹانگ کبھی کبھار حقیقت تھی، آنکھ پر پٹی جزوی حقیقت، اور طوطا تقریباً مکمل علمی افسانہ۔ گولڈن ایج، یہ وہ دور تھا جب یورپی طاقتیں آپس میں جنگوں میں الجھی ہوئی تھی، سمندروں پر نگرانی کمزور تھی، تجارتی جہاز سونا چاندی، مثالیں اور غلام لے کر چلتے تھے۔ بہت سے سمندری لٹیرے نیوی کے ملا یا جنگ کے بعد بے روزگار سپاہی تھے۔ جب تنخواہیں کم اور ظلم زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا، قانون چھوڑو، قسمت خود بناتے ہیں۔ ان کا حملہ کرنے کا انداز یہ تھا کہ یہ اندھا دھند حملہ نہیں کرتے تھے، وہ بہت چالاک تھے۔ ان کے غضب کی زد میں آنے والے جہاز سست رفتار، بھاری مال والا مرچنٹ شپ، کم توپوں والے جہاز تھے۔ یہ اپنے جہازوں پر پہلے عام جھنڈا لگاتے، پھر قریب آ کر اچانک بلیک فلیگ لہرا دیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ بغیر لڑے جہاز سرنڈر کروانا ہے۔ ان کی خوفناک شکلیں، داڑھی، لمبے بال، تیز چیخیں، توپوں کی آواز، یہ انہیں اور بھی خطرناک بناتی تھی۔ دوستوں، وہ خطرناک تھے بھی اور نہیں بھی۔ ہر وقت قتل عام نہیں کرتے تھے، اندھا دھند تشدد نہیں کرتے تھے۔ اگر جہاز نے مزاحمت نہ کی تو زیادہ خون خرابہ یہ نہیں کرتے، اور اگر مقابلہ کیا تو پھر بے رحم حملہ کرتے۔ وہ خطرناک بھی اس لیے تھے کہ ان کے پاس توپیں، تلواریں، پستول، سمندر کا زبردست تجربہ اور مرنے کا خوف کم تھا۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ سمندری لٹیرا جہاز منی ڈیموکریسی سے چنا جاتا، ووٹ سے کیپٹن سلیکٹ ہوتا، مال سب میں برابر تقسیم ہوتا۔ فار ایگزامپل، بازو گیا ایکسٹرا گولڈ، ٹانگ گئی زیادہ حصہ۔ اس زمانے میں یہ لوگ عام معاشرے سے زیادہ انصاف والے تھے۔ بلیک بیرڈ، داڑھی میں آگ جلانے والی فتیاں، صرف شکل سے ہی دشمن کانپ جاتا۔ کیپٹن کڈ، پہلے قانونی سائلر، بعد میں سمندری لٹیرا قرار دیا گیا۔ دوستوں، جیسے ہر عروج کو زوال ہے، اسی طرح ان کا پیک ٹائم بھی آہستہ آہستہ زوال میں بدل گیا۔ تقریباً 1720 کے بعد بحری افواج مضبوط ہو گئی، سمندری ڈاکوؤں کو سرعام پھانسیاں دی جانے لگی، تجارتی راستے محفوظ ہونے لگے۔ اس وقت کے نامی گرامی لٹیروں کی موت، ان کے خلاف جنگیں اور ریاستوں کا زبردست دباؤ انہیں ختم کر گئے۔ یہ دور آزادی، لالچ، خوف اور بغاوت کا زمانہ تھا۔ سمندری ڈاکو نہ مکمل ہیرو تھے اور نہ مکمل ولن، وہ ایک ایسے نظام کے خلاف بغاوت تھے جو انہیں کچھ نہیں دیتا تھا۔ اس لیے تاریخ نے اس زمانے کو گولڈن ایج آف پائرٹس کا نام دیا۔ تو یہ تھی ان کی تاریخ، ان کے عروج اور ان کے زوال کی کہانی۔ اگر یہ سمندری راز آپ کو جکڑ گئے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور آل پر کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔